हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम शिवांगी है और आज हम देखेंगे यूनिट टू में पहला टॉपिक है रिग्रेशन मॉडलिंग। यूनिट 1 इससे पिछला वीडियो था और जिसने नहीं देखा प्लीज़ आप जाके देखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मोटिवेट करें। और जितना आप कमेंट करेंगे उससे हमेशा हमें मोटिवेशन मिलती है। चलिए हम लोग देखते हैं रिग्रेशन मॉडलिंग। रिग्रेशन मॉडलिंग एक स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मेथड है जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए यूज होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हमें प्रेडिक्शन करना है, जैसे सैलरी, मार्क्स, सेल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो वाई से इन्फ्लुएंस होता है। अब y का यूज हुआ तो y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल y हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हुआ, हमने बताया। एग्जाम्पल के माध्यम से इंडिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं, जैसे स्टडी आवर्स, एक्सपीरियंस, एडवर्टाइजमेंट, स्पेंड। इट हेल्प्स इन टू वेज। पहला है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप एंड प्रेडिक्शन। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप में क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। Understanding the relationship, how strongly and in what direction the variables are connected. मतलब समझाते हैं। चलिए अब इसमें होता है कि पहले ये समझेंगे। y और x के बीच कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा और क्लियर होगा। अगर स्टडी आवर बढ़ते हैं तो मार्क्स भी बढ़ते हैं, पॉजिटिव रिलेशन हुआ। प्रेडिक्शन में देखते हैं फ्यूचर आउटकम एस्टिमेट करना बेस्ड ऑन चेंजेस इन प्रेडिक्शन इन x। ऐसे समझते हैं, अगर x में चेंज हुआ ना तो y में कितना चेंज होता है, हम लोग ये इसमें देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं लीनियर रिग्रेशन। चलिए, लीनियर रिग्रेशन इज अ statistical method used to study the relationship between dependent variable, independent variable and it assumes that the relationship is linear, meaning and it can be represented by a straight line. Equation है इसके y equal to a plus bx plus e। हम लोग देखते हैं क्या होता है इसमें। लीनियर रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल सिंपल मेथड है जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच स्ट्रेट लाइन का रिलेशन दिखाता है। चलिए हम लोग इसके इक्वेशन को समझते हैं। y क्या होता है? y हमने पहले देखा था कि वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ भी y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब y क्या करता है? y वो वेरिएबल है जिससे हमें प्रेडिक्ट करना है, जैसे स्टूडेंट के मार्क्स, हाउस का प्राइस, सेल्स रेवेन्यू। a क्या होता है, चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ a x की वैल्यू जब 0 होती है तो y की एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी बेस लाइन वैल्यू। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, अगर एक स्टूडेंट 0 घंटा पढ़ रहे हैं, समझिए, तो उसके मार्क्स कुछ आ सकते हैं, यही इंटरसेप्ट होता है। b क्या होता है? ये एक स्लोप है, रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ये बताता है कि x 1 यूनिट बढ़ने पर y में कितना चेंज आएगा। b अगर पॉजिटिव है y बढ़ेगा, अगर नेगेटिव है y घटेगा। ऐसे समझते हैं। मान लीजिए अगर b इक्वल टू 5 है, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा स्टडी आवर पर मार्क्स 5 बढ़ेंगे। x यानी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये वही है। इसमें वो फैक्टर है जो y को इन्फ्लुएंस करता है, स्टडी आवर, हाउस एरिया, एडवर्टाइजिंग, स्पेंड। e क्या होता है, चलिए अब देखते हैं। e एक एरर टर्म है, ये डिफरेंस है एक्चुअल y और प्रेडिक्टेड y के बीच। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से हम लोग समझेंगे। मॉडल सब कुछ परफेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो वेरिएशन होगा ही ना। अब इसमें हम लोग चलिए आगे देखते हैं। यहाँ वही लिखा है a और b e में। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल रिग्रेशन को। मल्टीपल रिग्रेशन इज यूज्ड व्हेन वन डिपेंडेंट वेरिएबल y यानी is influenced by two or more independent variable x1, x2. It's help in analyzing the combined effect of
मल्टीपल प्रेडिक्टर्स, चलिए समझते क्या होता है। मल्टीपल रिग्रेशन एक ऐसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल y का रिलेशन दो या ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1, x2, xn के साथ स्टडी किया जाता है। इसका मेन काम होता है कि कैसे अलग अलग प्रेडिक्टर मिलाकर y को इफेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल क्वेश्चन है y equal to a plus b1 x1 b2 x2 डैश bn xn plus e। चलिए हम लोग समझते हैं। y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका हमें प्रेडिक्ट करना है, जैसे सैलरी। x1 x2 जो y से इन्फ्लुएंस होता है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। एज x1 x2 जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a इंटरसेप्ट है, जब x वैल्यू 0 होगी तब y की वैल्यू होती है। b1 b2 bn ये क्या हुआ समझते, कोफिशिएंट है। हर प्रेडिक्टर का y पर इफेक्ट अगर बाकी कांस्टेंट हो। e एरर टर्म, वो पार्ट जो मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं अच्छे से। सैलरी 20,000 है प्लस 200 इंटू एक्सपीरियंस करेंगे प्लस 500 इंटू एजुकेशन प्लस लेवल प्लस ई। मतलब अगर एक्सपीरियंस 1 साल बढ़े तो सैलरी 200 रुपए बढ़ेगी, बाकी फैक्टर्स सेम रखकर। चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। Logistic regression is used when the dependent variable is categorical, usually binary yes, no, 0, 1. It estimates probably the occur of an event. Equation log it p log p upon 1 minus p equal to a plus b1 x1 plus b2 x2 dash to the bn xn। समझते हैं क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का तब यूज होता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगोरियल नो, स्पेशली बाइनरी यस, नो, 0, 1 ये प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करता है कि इवेंट होगा या नहीं। अब एक क्वेश्चन को समझते हैं। P मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी की y इक्वल टू 1। एग्जाम्पल पास होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखते हैं a प्लस b1 x1 डैश bn xn क्या दिखाता है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है लॉगेट, लॉग ऑड में कन्वर्ट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और अगर एक मॉडल बनाए कि एक स्टूडेंट एग्जाम पास करेगा यस और नो बेस्ड ऑन स्टडी आवर और अटेंडेंस, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोबेबिलिटी बताएगा कि उसके पास होने का चांस कितना है, जैसे 0.85 इक्वल टू 85%। चलिए अब हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। पॉलिनोमियल रिग्रेशन इज यूज्ड when the relationship between independent variable is curved, non-linear. It extends linear regression by including higher power of x. Equation y equal to a plus b1x, b2x, b3x dash dash plus e। चलिए समझते हैं होता क्या है। पॉलिनोमियल रिग्रेशन एक रिग्रेशन टेक्निक है जो तब यूज होती है जब डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी x के बीच का रिलेशन स्ट्रेट लाइन ना हो बल्कि कर्व नॉन लीनियर हो। ये लीनियर रिग्रेशन का एक्सटेंशन है जिसमें x का हायर पावर x2, x स्क्वायर, x क्यूब यूज किया जाता है। चलिए अब इक्वेशन को समझते हैं। y का मतलब क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका हमें प्रेडिक्ट करना है। x स्क्वायर, x क्यूब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो पावर जो नॉन लीनियर रिलेशन कैप्चर करते हैं। a इंटरसेप्ट, जब x इक्वल टू 0 तब y की वैल्यू। b1 b2 b3 कोफिशिएंट जो हर पावर के x को इफेक्ट दिखाते हैं। e एरर जो वेरिएशन मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसमें। अब हम लोग बात करेंगे ये रेगुलराइज्ड रिग्रेशन, रिज एंड लसो। चलिए हम लोग देख सकते इसमें क्या होता है। रेगुलराइज्ड रिग्रेशन टेक्निक तब यूज होता है जब डेटा सेट में बहुत सारे
प्रेडिक्टर्स होते हैं या मल्टी कोलिनियरिटी प्रेडिक्टर के बीच हाई कोरिलेशन होता है। नॉर्मल रिग्रेशन में ऐसे केस अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए रिज एंड लसो पेनल्टी ऐड करके कोफिशिएंट को कंट्रोल करते हैं और ओवरफिटिंग से प्रिवेंट करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं कोफिशिएंट के स्क्वायर पर पेनल्टी। इफेक्ट कोफिशिएंट श्रिंक होते हैं और जीरो के पास आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जीरो नहीं होते हैं। ये अब देखते हैं लसो में, यानी लॉस इक्वल टू y1 y2 स्क्वायर। दूसरा पार्ट कोफिशिएंट के एब्सोल्यूट वैल्यू पर पेनल्टी। इफेक्ट कुछ एग्जैक्टली जीरो बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली फीचर सिलेक्शन होता है। सिंपल एग्जांपल में समझते हैं। अगर एक मॉडल में 100 प्रेडिक्टर है लेकिन सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट है, रिज में सब प्रेडिक्टर को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देता है बट श्रिंक कर देता है। लसो में सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रेडिक्टर को रखता है और जो बाकी जो 90 है उनको जीरो कर देता है। चलिए अब आगे देखते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीवेरिएट एनालिसिस। इसमें क्या होता है चलिए हम लोग समझते हैं। मल्टीवेरिएट एनालिसिस स्टैटिस्टिक का एक ब्रांच है जिसमें ऐसे डेटा सेट स्टडी होते हैं जिसमें दो या ज्यादा वेरिएबल एक साथ होते हैं। अनवेरिएट एनालिसिस सिर्फ एक वेरिएबल स्टडी करता है। बाईवेरिएट में दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन दिखाता है। मल्टीपल वेरिएट एनालिसिस में एक ही टाइम में मल्टीपल वेरिएबल कंबाइन इफेक्ट स्टडी करते हैं। चलिए हम लोग अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल के माध्यम से और ज्यादा क्लियर होगा। एक इंसान है, उसकी हेल्थ सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती बल्कि मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक्सरसाइज, एज, स्ट्रेस, जेनेटिक पर भी डिपेंड करती है। इन केस में मल्टीवेरिएट एनालिसिस यूज होता है ताकि हम समझ सके इस फैक्टर को कंबाइन इफेक्ट क्या है। चलिए हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। पहला इसमें रिलेशनशिप समझना, कैसे मल्टीपल वेरिएबल एक साथ रिलेटेड होता है। दूसरा है प्रेडिक्शन करना, जब एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करना, लार्ज डेटा सेट को छोटे और मीनिंगफुल डायमेंशन में कन्वर्ट करना। चौथा है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग, ऑब्जर्वेशन को सिमिलैरिटी के बेसिस पर ग्रुप करना। पांचवा है हिडन पैटर्न ढूंढना, कॉम्प्लेक्स डेटा से इंटरेक्शन और डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करना। चलिए हम लोग अब इसके टेक्निक देखते हैं। पहला है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। चलिए समझते हैं। जब एम हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पर प्रेडिक्ट किया जाए। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं क्या है। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन करना लोकेशन, साइज, एज के बेसिस पे। मान लीजिए हम लोग घर लेते हैं, हम लोग पहले लोकेशन देखते हैं, साइज क्या है और कितने साल का घर है वो देखते हैं। चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, और ये डेफिनेशन में भी वही है जो मैंने समझाया है। चलिए हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पीसीए क्या है ना, एक डेटा रिडक्शन टेक्निक है। ये कोरिलेटेड वेरिएबल को कंबाइन करके छोटे छोटे अनकोरिलेटेड कंपोनेंट बनाता है। इसका काम क्या है ना कि डेटा सेट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करता है, इंफॉर्मेशन का लॉस कम करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे तो इमेज रिकॉग्नाइजेशन में पीसीए यूज होता है ताकि लार्ज पिक्सल डेटा को छोटे छोटे फिगर में रिड्यूस कर सके। चलिए हम लोग डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। डायग्राम में दिखाया है हमने, रेड एरो PC1 मैक्सिमम डिस्टेंस कैप्चर करता है, मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर करता है एक्चुअली। ग्रीन एरो PC2 बाकी वेरिएंस कैप्चर करता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस क्या होता है ना कि हिडन फैक्टर को आइडेंटिफाई करता है जो ऑब्जर्व वेरिएबल के कोरिलेशन को एक्सप्लेन करता है, और इसका काम है डेटा के अंदर जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसको समझाने के लिए।
अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। साइकोलॉजी में पर्सनालिटी टेस्ट के मल्टीपल क्वेश्चन को कंबाइन करके फैक्टर बनाए जाते हैं, जैसे एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस, इमोशनल स्टेबिलिटी। डेफिनेशन में भी वही है। अब चलिए देखते हैं क्लस्टर एनालिसिस क्या होता है। क्लस्टर एनालिसिस क्या है ना, डेटा पॉइंट को ग्रुप क्लस्टर में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। इसका काम क्या है, सिमिलर ऑब्जर्वेशन एक ही क्लस्टर में आ जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। मार्केट में कस्टमरों का ग्रुप करना, बजट बायर, प्रीमियम, ओकेजनल बायर्स। अब देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। जो भी मैंने पढ़ा है वो सब लिखा हुआ है डेफिनेशन में। अब इसमें क्या होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस को केसेस को कैटेगराइज क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन प्रेडिक्टर वेरिएबल। इसका काम क्या है, ये क्लासिफिकेशन मेथड है जो कैटेगोरियल डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए यूज होता है। एग्जांपल के माध्यम से समझे। लोन एप्लीकेशन को हाई रिस्क और लो रिस्क में क्लासिफाई करना। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टीवैरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब इसमें क्या होता है समझते हैं। एक एक्सटेंशन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। काम है इसमें क्या होता है, ये चेक करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कंबाइन इफेक्ट मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या है। एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे समझेंगे, क्लियर होगा। टीचिंग मेथड का इफेक्ट चेक करना दोनों चीजों पर है, एग्जाम परफॉर्मेंस और स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस लेवल। डेफिनेशन में भी यही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं बाइसन नेटवर्क का। ये ना एक प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिक मॉडल है, जिसमें ग्राफ थ्योरी और प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज करके अनसर्टेन नॉलेज को स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट करता है। स्पेशली ये यूजफुल होता है जब डेटा इनकम्प्लीट, अनसर्टेन या नॉइजी हो। चलिए हम लोग देखते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, इसके की पॉइंट्स है, उसमें क्या होता है। पहला इसमें नोड्स है, रैंडम वेरिएबल, ट्रैफिक, रेन, डिजीज, एजेस। डिपेंडेंसी शो करते हैं, एरो का मतलब इन्फ्लुएंस। डायरेक्टेड आर्कलिक ग्राफ, इसमें कोई साइकिल नहीं बनता है, इंफॉर्मेशन एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। प्रोबेबिलिस्टिक कॉन्सेप्ट, बाइसन थ्योरम, न्यू एविडेंस आने पर प्रोबेबिलिटी अपडेट होती है। कंडीशनल इंडिपेंडेंस, अगर पेरेंट वेरिएबल पता हो तो बहुत सारे वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मॉडल का कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल, ये क्या होता है चलिए जानते हैं। इसमें क्या होता है ना, हर नोड के साथ एक टेबल होता है जो बताता है कि पेरेंट की गिवन प्रोबेबिलिटी क्या है। अब है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे सिस्टम की प्रोबेबिलिटी स्मॉलर कंडीशन प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के फॉर्म में निकाली जा सकती है। जो मैंने पढ़ा है वो डेफिनेशन में भी वहां लिखा हुआ है। अब इन्फेरेंस में देखते हैं। बाइसन नेटवर्क अननोन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है ऑब्जर्व एविडेंस के बेसिस पे। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। अगर पेशेंट का फीवर इक्वल टू यस और कफ इक्वल टू यस मिला तो नेटवर्क प्रोबेबिलिटी निकल सकती है डिजीज इक्वल टू फ्लू है। चलिए देखते हैं लर्निंग मेथड क्या होता है। एक्सपर्ट डोमेन नॉलेज से नेटवर्क बनाना, डेटा से ऑटोमेटिकली लर्न करना, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से। इसके एप्लीकेशन चलिए देखते हैं। मेडिसिन, डिजीज डायग्नोसिस, engineering risk reliability analysis, finance fraud detection, AI/ML, speech vision, NLP, natural language processing application, weather forecasting, uncertain prediction, advantage देखते हैं।
एडवांटेज है अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है, कॉम्पैक्ट और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देता है, प्रेडिक्ट और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रेडिक्शन और डिसीजन मेकिंग में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या होता है। Support vector machine is a supervised machine learning algorithm mainly used for classification and sometimes regression tasks. It finds the best boundary called hyperplane that separate data point of different class with the maximum margin. चलिए हम लोग समझते क्या और अच्छे से। SVM तो बताया मैंने कि वो एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, कभी कभार रिग्रेशन के लिए भी यूज हो जाता है। ये एक बेस्ट बाउंड्री हाइपरप्लेन को फाइंड करता है जो अलग अलग क्लासेस के डेटा को मैक्सिमम मार्जिन के साथ सेपरेट करता है। और चलिए आगे देखते हैं, अगर डेटा दो क्लास का है तो एसवीएम का स्ट्रेट लाइन 2D में है और प्लेन 3D में है, या हाइपरप्लेन हाइयर डायमेंशनल में ड्रॉ करता है। इसका एम होता है मार्जिन मैक्सिमाइज करना, मतलब बाउंड्री और क्लोजेड डेटा के बीच के डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सपोर्ट वेक्टर। सपोर्ट वेक्टर में क्या होता है ना, ये वो क्रिटिकल डेटा पॉइंट होते हैं जो डिसीजन बाउंड्री के सबसे करीब होते हैं। ये बाउंड्री की पोजीशन और ओरिएंटेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफिनेशन में भी वही है, these are critical data point lying closest to the decision boundary. They directly influence position and orientation of hyperplane. चलिए हम लोग मार्जिन में देखते हैं, ये सब की कॉन्सेप्ट्स हैं उसके। एसयूम सपोर्ट वेक्टर मशीन के मार्जिन क्या होता है ना कि हाइपर प्लेन और सपोर्ट वेक्टर के बीच का डिस्टेंस। एसवीएम मैक्सिमम मार्जिन क्लासिफायर है, मतलब सबसे बड़ा मार्जिन चूज करता है ताकि जनरलाइजेशन और एक्यूरेसी इसकी बेटर हो। यहाँ लिखा भी वही है, मार्जिन इज द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द सपोर्ट वेक्टर। ट्राई टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, इंश्योर बेटर जनरलाइजेशन एंड एक्यूरेसी। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन के टाइप। पहला है इसमें लीनियर। इफ डेटा इज लीनियरली सेपरेबल, अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल है SVM find a straight line hyperplane to divide the class. Straight line divide हो सकता है तो लीनियर हाइपरप्लेन बनता है। अगर अब देखते हैं नॉन लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन। अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल ना हो, अगर डेटा लीनियरली सेपरेबल ना हो तो हम लोग कर्नल ट्रिक का इसमें यूज करते हैं। डेटा को हायर डायमेंशनल स्पेस से मैप करता है जहां क्लास से सेपरेट हो जाती है। अब इसमें मैंने यूज किया है एक जगह कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक क्या होता है चलिए हम लोग समझते हैं। कर्नल ट्रिक क्या है ना, ये एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो डेटा के हाई डायमेंशनल स्पेस में मैप करती है बिना एक्सप्लिसिटली ट्रांसफॉर्म किए। पॉपुलर कर्नल्स इसमें लीनियर, पॉलिनोमियल, रेडियल बेसिस फंक्शन, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, सिग्मॉइड। अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। एसवीएम की एप्लीकेशन में टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पहला, स्पैम फिल्टरिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, फेस को डिटेक्ट करेगा, हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइजेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, डिजीज क्लासिफिकेशन, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, फाइनेंस फ्रॉड डिटेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कर्नल मेथड क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। ये क्या होता है ना कर्नल मेथड, ये एक टेक्निक है जिसमें डेटा को हायर डायमेंशनल स्पेस में मैप किया जाता है, एक्सप्लिसिटली ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इससे हम नॉन लीनियर डेटा को लीनियर एल्गोरिथम से हैंडल कर पाते हैं। अगर बेसिकली हम लोग समझे कि एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो सिमिलरिटी और इनर प्रोडक्ट मेजर करता है और इनपुट के बीच। अब चलिए इसके टाइप्स देखते हैं, यहाँ लिखा भी वही है जो मैंने बताया। पहला है लीनियर कर्नल। लीनियर कर्नल्स की फॉर्मूला है k इक्वल टू x, y इक्वल टू
x डॉट y, ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। ये सबसे सिंपल कर्नल होता है। जब डेटा ऑलरेडी लीनियरली सेपरेबल हो तो लीनियर कर्नल बेस्ट है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं स्पैम वर्सेस नॉन स्पैम की क्लासिफिकेशन विथ क्लियर लाइन सेपरेशन। अब दूसरा इसमें पॉलिनोमियल कर्नल। पॉलिनोमियल कर्नल, इसके फॉर्मूला है k इंटू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस सी। सॉरी गाइस, अब चलिए देखते हैं। डी का यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, सी कांस्टेंट है। ये डेटा को पॉलिनोमियल टर्म्स में एक्सपेंड करता है। यूजफुल जब डिसीजन बाउंड्री कर्व्ड हो। एग्जांपल के माध्यम से और अच्छे से समझ जाएगा इमेज रिकॉग्नाइजेशन, जहाँ क्वाड्रिक या क्यूबिक रिलेशन। अब हम लोग बात करेंगे रेडियल बेसिस फंक्शन। चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। ये डिस्टेंस के बेसिस पे सिमिलरिटी मेजर करता है। अगर पॉइंट पास है सिमिलरिटी हाई, अगर पॉइंट दूर है तो सिमिलरिटी लो होगा। सबसे ज्यादा पॉपुलर कर्नल है ये सबसे, और कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डेटा के लिए सबसे बेस्ट है। एग्जांपल्स के माध्यम से समझे फेस रिकॉग्नाइजेशन, कंसेंट्रिक सर्कल, डेटा सेट। अब सिग्मोइड कर्नल है इसमें। चलिए देखते हैं ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है। ये एक एक्टिवेशन फंक्शन है, टैन की तरह बिहेव करता है। डिपेंड ऑन ए एंड सी, ये लीनियर या नॉन लीनियर दोनों बिहेव कर सकते हैं। एग्जांपल के माध्यम से और क्लियर होगा। क्लासिफिकेशन टास्क, जहां न्यूरल नेटवर्क के जैसा बिहेवियर चाहिए। अब हम लोग देखते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस, टाइम सीरीज एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है जो टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड किया जाता है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। इसका मेन काम क्या है ना, पास्ट ट्रेंड समझना और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देना। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझेंगे। कंपनी के मंथली सेल्स रिपोर्ट, स्टॉक मार्केट के लिए डेली प्राइसेस, एनुअल रेनफॉल डेटा। अब चलिए इसका कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज देखते हैं। पहले इसमें ट्रेंड है, लॉन्ग टर्म मूवमेंट, ऊपर या नीचे। डायरेक्शन ऑफ डेटा एक लॉन्ग पीरियड के लिए शो करता है। एग्जांपल के माध्यम से समझे पॉपुलेशन ग्रोथ, मोबाइल यूजर का बढ़ता ट्रेंड। अब इसमें दूसरा है सीजनैलिटी, फिक्स्ड और रिपीटेटिव पैटर्न जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे रिपीट होता है। एग्जांपल के माध्यम से समझे, समर में आइसक्रीम की सेल बहुत ज्यादा होती है, ठंड में नहीं होती। विंटर में वोलन क्लॉथ की सेल्स बहुत ज्यादा होती है, समर्स में नहीं होती है। अब साइक्लिक देखते हैं क्या होता है। साइक्लिक में ना बिजनेस और इकोनॉमिक साइकिल की वजह से डेटा उथल पुथल होता रहता है, फिक्स्ड में इंटरवल नहीं होता है, फिक्स टाइम इंटरवल नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें, रिसेशन और रिकवरी इन इकोनॉमी। इरेगुलर रैंडम्स देखते हैं अब क्या होता है। अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस, एग्जांपल समझेंगे नेचुरल डिजास्टर, स्ट्राइक्स, कोविड-19 पैंडेमिक। अब इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। सेल्स फोरकास्टिंग, डिमांड प्लानिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल। इकोनॉमिक्स, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट प्रेडिक्शन। वेदर फोरकास्टिंग, रेनफॉल, टेम्परेचर, स्टॉर्म ट्रैकिंग। स्टॉक मार्केट, स्टॉक प्राइजेस और ट्रेडिंग वॉल्यूम का एनालिसिस करना। चलिए हम लोग देखते हैं पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। पहले भी मैंने पढ़ाया था, अब इसमें डीपली पढ़ेंगे। ये एक डायमेंशनलिटी रिडक्शन है जो स्टैटिस्टिक और मशीन लर्निंग में यूज होता है। मैंने पहले बताया, अगर दोनों में बहुत सारी वेरिएबल फीचर होते हैं तो उनको कम वेरिएबल में कन्वर्ट करता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लूज नहीं होती है। नए वेरिएबल को बनाता है जिनको हम लोग प्रिंसिपल कंपोनेंट बोलते हैं। ये
अनकोरिलेटेड वेरिएबल है और मैक्सिमम कैप्चर करते हैं इंफॉर्मेशन। अब चलिए इसमें स्टेप्स ऑफ पीसीए देखते हैं। स्टेप्स इन पीसीए, पहला स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या करता है ना, सभी वेरिएबल को एक ही स्केल करता है, स्केल पे ले आता है। मतलब एग्जांपल के माध्यम से समझे, हाइट और वेट को नॉर्मलाइज करता है ताकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट बने। कोवेरिएंस क्या होता है ना, कोवेरिएंस मैट्रिक कैलकुलेशन में देखते हैं क्या होता है। ये बताता है कि वेरिएबल एक दूसरे के साथ कितने कोरिलेटेड है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है किस डायरेक्शन में वेरिएंस सबसे ज्यादा है। आइगन वेक्टर डायरेक्शन, प्रिंसिपल कंपोनेंट, आइगन वैल्यू उस डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस, वेरिएंस अमाउंट। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट एंड सेलेक्ट कंपोनेंट। आइगन वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं और टॉप कमेंट सेलेक्ट कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं। फॉर्म न्यू डेटा सेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओरिजिनल डेटा सेट को ट्रांसफॉर्म करके नए प्रिंसिपल कंपोनेंट के फॉर्म में ले आते हैं। ऐसे समझते हैं, अगर हमारे पास 5 फीचर थे तो पीसीए क्या करेगा, उनको 2 या 3 में रिड्यूस करके ले आएगा और जो ज्यादा यूजफुल है। एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए एक डेटा सेट में 5 सब्जेक्ट है, डीएसए, बिग डेटा, कंपाइलर डिजाइनर, टफल, मैथ्स। वो 5 सब्जेक्ट को रिड्यूस करके 2-3 प्रिंसिपल कंपोनेंट बना सकता है जो स्टूडेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करे। पीसीए से एनालिसिस फास्टर और इजियर हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फजी डिसीजन ट्री। ये नॉर्मल ट्री का एक्सटेंशन है, नॉर्मल डिसीजन ट्री का। ट्रेडिशनल डिसीजन ट्री में यस नो क्रिस्प डिसीजन होता है, लेकिन फजी डिसीजन ट्री में कैटेगरी के बीच स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होती है, बल्कि सॉफ्ट होती है। मतलब एक सैंपल एक ही ग्रुप में नहीं बल्कि मल्टीपल ग्रुप में पार्शियल मेंबरशिप ले सकता है। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, 30 साल का अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन है, उसका एज 30 साल है, तो वो 40% यंग है और 30%, 60% मिडिल एज है। दोनों ग्रुप का वो मेंबर हो सकता है। स्टेप्स एंड फजी डिसीजन। पहला है फजीफिकेशन ऑफ डेटा। इसमें समझते हैं क्या होता है। कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू को फजी सेट में कन्वर्ट करते हैं, लो, मीडियम, हाई, यूजिंग मेंबरशिप फंक्शन। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, म्यू लो 0.2, म्यू मीडियम 0.7, म्यू हाई 0.1। अब इसमें दूसरा एंट्रोपी इंफॉर्मेशन गेन, फजी वर्जन। चलिए देखते हैं। नॉर्मल फॉर्मूला में काउंट यूज होते हैं। एफडीटी में काउंट को रिप्लेस करके मेंबरशिप वेटेड काउंट्स यूज करते हैं। चलिए ट्री कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हर नोड पर वो एट्रीब्यूट चूज करता है जिसका फजी गेन सबसे ज्यादा हो। एग्जाम्पल, एक से ज्यादा चाइल्ड नोड में जा सकता है विद डिफरेंट मेंबरशिप डिग्री। अब हम लोग पढ़ेंगे लीफ असाइनमेंट। इसमें क्या होता है चलिए जानते हैं। हर लीफ फजी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन स्टोर करता है। प्रेडिक्शन फजी भी हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में या क्रिस्प भी हाईएस्ट मेंबरशिप चूज करके। डिफजिफिकेशन क्या होता है चलिए समझते हैं। अगर फाइनल क्रिस्प डिसीजन चाहिए तो फजी आउटपुट को एक सिंगल क्लास में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। एक्सटेंशन ऑफ डिसीजन ट्री, ये क्रिस्प स्प्लिट के बजाय फजी मेंबरशिप को अलाउ करता है। दूसरा है मेंबरशिप डिग्री। एक सैंपल मल्टीपल फजी शेड में अलग अलग परसेंटेज से बिलोंग करते हैं। फजी एंट्रोपी इंफॉर्मेशन एंड गेन। फजीफिकेशन मैंने पहले ही बता दिया है, इसलिए मैंने नहीं बताया है। फजी एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन क्या होता है, ये इसमें क्या होता है ना, एट्रीब्यूट स्प्लिट डिसाइड करने के लिए मॉडिफाइड फॉर्मूला से यूज होता है। चलिए हम लोग देखते हैं रूल एक्सट्रैक्शन। हर पाथ एक
फजी इफ एंड देन रूल बनाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से तो क्लियर होगा। इफ एज इज यंग 0.3 एंड इनकम इज हाई 0.8, देन बाई प्रोडक्ट विद कॉन्फिडेंस 0.7। अब इसके एडवांटेज को हम लोग चलिए देखते हैं। अनसर्टेनिटी हैंडल करता है, रूल इंटरप्रेट करना इजी होता है, नॉइजी डेटा के लिए रोबस्ट होता है। लिमिटेशंस है इसके, चलिए देखते हैं उसमें क्या होता है। फजी सेट्स का डिजाइन केयरफुली करना पड़ता है, कंप्यूटेशन ज्यादा हो सकती है, ट्री बहुत बड़ा हो जाए, समझना मुश्किल हो सकता है। चलिए स्ट्रक्चर फजी डिसीजन ट्री देखते हैं। इसमें पहला रूट नोड। रूट नोड क्या होता है ना, पूरे डेटा सेट विथ फजी मेंबरशिप। ट्री के स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये प्योर डेटा सेट कंटेन करता है लेकिन फजी मेंबरशिप के साथ। मतलब हर डेटा पॉइंट अलग अलग कैटेगरी में पार्शियल बिलोंग करता है। दूसरा है इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स क्या होता है ना, ये नोड्स एट्रीब्यूट टेस्ट करके फजी टर्म्स में है। ट्रेडिशनल ट्री में कंडीशन होती है, जैसे एज ग्रेटर देन 30 क्रिस्प स्प्लिट, लेकिन फजी ट्री में होगा एज इज यंग, मीडियम, ओल्ड मेंबरशिप के साथ। एक सैंपल एक से ज्यादा चाइल्ड नोड में जा सकता है पार्शियल मेंबरशिप के प्रोपोर्शन में। ब्रांचेस में क्या होता है, हर ब्रांचेस में एक फजी सेट रिप्रेजेंट करती है, लो मीडियम हाई। ब्रांचेस के थ्रू डेटा सैंपल मेंबरशिप डिग्री के साथ पास होते हैं। क्रिस्प ट्री में एक सैंपल एक ही ब्रांच में जाता है, फजी में मल्टीपल ब्रांचेस में जा सकता है। ये अब चलिए हम लोग लीफ नोड देखते हैं। ये फाइनल आउटपुट दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ फजी क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल यस 0.7, नो 0.3। अगर फाइनल क्रिस्प आउटपुट चाहिए तो डीफजिफिकेशन अप्लाई करते हैं हाईएस्ट। रूल सब हम देखते हैं। हर रूट टू लीफ पाथ एक फजी इफ एंड देन रूल जनरेट करता है। इफ एज इज यंग 0.3, इनकम इज हाई 0.8 एंड द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस इज 0.7। एक्चुअली यहाँ पे एज इज लेस देन 30 होगा, फ्लो में गलती बोल दिया था, सॉरी। और यहाँ पे मैंने पीसीए में एक डायग्राम की बात की थी, वो डायग्राम मैं नीचे ऐड कर दे रही हूँ, वहां पे वो ऐड नहीं हो। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, जो मोटिवेशन मिले हमें। थैंक यू।